सीएससी कैंपस में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास का एक बहुत ही मज़ेदार और ज़रूरी चैप्टर पढ़ने वाले हैं, विजयनगर साम्राज्य। देखिए, ये टॉपिक सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं, बल्कि आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सीएससी कैंपस का मकसद ही यही है कि आपकी एग्जाम की तैयारी में हम आपका बेस्ट पार्टनर बन सकें। और विजयनगर साम्राज्य को समझना, मान लीजिए कि ये मिडीवल इंडियन हिस्ट्री को समझने की एक चाबी है। एग्जाम्स में इससे सवाल आते ही आते हैं, तो अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इस पर ध्यान देना तो बनता है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कला, साहित्य और व्यापार के बारे में। फिर बात करेंगे वाटर मैनेजमेंट और आर्किटेक्चर की, उनकी ज़बरदस्त किलेबंदी को समझेंगे, अमर नायक सिस्टम को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। और हाँ, लास्ट में एग्जाम के लिए कुछ की पॉइंट्स भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के उस सुनहरे दौर की, जब कल्चर और कॉमर्स यानी कला और व्यापार अपने चरम पर था। और इसमें सबसे बड़ा हाथ था उनके सबसे मशहूर शासक कृष्णदेवराय का। देखिए, कृष्णदेवराय सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे। एक बहुत अच्छे लेखक थे, एक शानदार बिल्डर और एक बेहतरीन टाउन प्लानर भी। उन्होंने खुद 2 बड़ी किताबें लिखीं, तेलुगु में अमुक्तमाल्यदा और संस्कृत में जामवंती कल्याण। और इतना ही नहीं, जो हम साउथ इंडिया के बड़े बड़े मंदिरों में वो विशाल गेटवे देखते हैं ना, जिन्हें गोपुरम कहते हैं, उनको बनवाने का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। उन्होंने अपनी मां के नाम पर नगलपुरम नाम का एक पूरा कस्बा बसाया और पानी की सप्लाई के लिए कमलपुरम जैसा बड़ा तालाब भी बनवाया। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी टर्म सामने आया है, कुदिरई चट्टी। ये कौन थे? ये थे विजयनगर में रहने वाले घोड़ों के व्यापारी, मतलब हॉर्स मर्चेंट्स। अब सवाल ये है कि ये इतने जरूरी क्यों थे? क्योंकि विजयनगर की मिलिट्री की जो ताकत थी ना, वो पूरी तरह से उनकी घुड़सवार सेना यानी कैवलरी पर टिकी हुई थी। तो बात को समझिए, एक साइकिल बन गया था। मिलिट्री को चाहिए थे अच्छे घोड़े, और इस जरूरत ने एक जबरदस्त ट्रेड को जन्म दिया। अरब और सेंट्रल एशिया से बड़े पैमाने पर घोड़े इंपोर्ट किए जाते थे। सिर्फ घोड़े ही नहीं, विजयनगर मसालों, कीमती पत्थरों और कपड़ों का एक फेमस मार्केट बन चुका था। और जब लोग महंगी विदेशी चीजें खरीदते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लोग प्रॉस्परस थे, उनके पास पैसा था, और इसी फलते फूलते व्यापार से सरकार के पास इतना रेवेन्यू आता था कि साम्राज्य बहुत अमीर हो गया था। तो पैसा तो बहुत था, लेकिन उस पैसे से उन्होंने बनाया क्या? चलिए अब इकोनॉमी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विजयनगर के उन जबरदस्त इंजीनियरिंग अजूबों को, जिनकी वजह से ये विशाल राजधानी फल फूल रही थी। अब ये देखिए, ये बहुत ही शानदार है। विजयनगर एक ऐसे इलाके में था जहां पानी की थोड़ी कमी थी, फिर भी इतनी बड़ी आबादी को पानी कैसे मिलता था? यहीं पर उनकी कमाल की इंजीनियरिंग काम आती थी। मेन सोर्स थी तुंगभद्रा नदी। इस नदी से और आसपास की छोटी छोटी धाराओं पर उन्होंने डैम्स बनाए। इन डैम्स से पानी को बड़े बड़े तालाबों में जमा किया जाता था, जिन्हें हौज कहा जाता था। और फिर हिरिया जैसी बड़ी नहरों के जरिए ये पानी खेतों तक और शहर के आम लोगों तक पहुंचाया जाता था। सोचिए, कितना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था। चलिए अब आपको रॉयल सेंटर की सैर कराते हैं। सबसे पहले है महानवमी डिब्बा। जरा इमेजिन कीजिए, एक 11,000 स्क्वायर फीट का बेस और 40 फीट ऊंचा एक विशाल प्लेटफॉर्म। यहां राजा बड़े बड़े त्योहारों जैसे दशहरा पर अपनी पावर और शानो शौकत दिखाते थे। फिर आता है कमल महल। इसका नाम अंग्रेजों ने दिया था क्योंकि ये कमल के फूल जैसा दिखता है। माना जाता है कि ये राजा का काउंसिल चैम्बर था, जहां वो अपने सलाहकारों से मिलते थे। और फिर है हजार राम मंदिर। ये एक रॉयल टेम्पल था और इसकी दीवारों पर आपको पूरी रामायण की कहानी स्कल्पचर्स में देखने को मिल जाएगी। अब आते हैं 2 सबसे इंपॉर्टेंट मंदिरों पर। एक तरफ है विरूपाक्ष मंदिर। ये मंदिर भगवान विरूपाक्ष को समर्पित है, जो शिव जी का ही एक रूप है और विजयनगर की मुख्य देवता थे। इसमें बहुत बड़े बड़े गोपुरम हैं और देवी पंपा का भी मंदिर है। दूसरी तरफ है विट्ठल मंदिर। ये भगवान विट्ठल यानी विष्णु जी को डेडिकेटेड है। और ये मंदिर तो अपने यूनिक स्टोन चैरियट यानी पत्थर से बने रथ के लिए दुनिया भर में फेमस है। सच कहें तो ये विजयनगर आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं विजयनगर की उस चीज की जो दुश्मनों के लिए एक बुरे सपने जैसी थी, उसकी जबरदस्त किलेबंदी। मतलब ऐसी फोर्टिफिकेशन जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। और देखिए, हम सिर्फ ऐसा कह नहीं रहे हैं,
पर्शिया से एक राजदूत आए थे अब्दुल रज़ाक। वो इसकी किलेबंदी देखकर इतने हैरान हुए कि उन्होंने लिखा, मैंने ऐसा शहर देखा है जिसके जैसा पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। अब सोचिए, एक विदेशी यात्री ऐसा कह रहा है तो वो शहर वाकई कितना इंप्रेसिव रहा होगा। तो क्या खास था इस किलेबंदी में? इसकी 7 लेयर्स थीं, एक के अंदर एक। पर सबसे कमाल की और यूनिक बात यह थी कि इन दीवारों के अंदर सिर्फ महल और शहरी नहीं थे, बल्कि खेत और जंगल भी थे। ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी। इसका मतलब था कि अगर दुश्मन शहर को घेर भी ले, तब भी शहर के अंदर खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। तो अब एक सवाल दिमाग में आता है ना, कि आखिर खेतों को किले के अंदर रखने की क्या जरूरत थी? ये सवाल हमें उस दौर की मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत कुछ बताता है। और इसका जवाब बहुत ही सीधा और ब्रिलियंट है। जब खेत किले के अंदर होते थे तो दुश्मन की सेना को बाहर से कोई रिसोर्स, कोई खाना पीना नहीं मिलता था। नतीजा, जो सेना घेराबंदी करने आई है वो खुद भूखी मरने लगती थी, जबकि शहर के अंदर फूड सप्लाई पूरी तरह से सेफ रहती थी। ये विजयनगर के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था। ठीक है, तो इतनी बड़ी आर्मी, इतना बड़ा साम्राज्य, इसे मैनेज कैसे किया जाता था? चलिए अब समझते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, जिसने इस एम्पायर को इतने सालों तक चलाए रखा। यहां पर एक कीवर्ड आता है, अमर नायक। ये अमर नायक सिस्टम जो था वो दिल्ली सल्तनत के इक्ता सिस्टम से बहुत इंस्पायर्ड था। अभी अमर नायक कौन थे? ये मिलिट्री कमांडर होते थे जिन्हें राजा, जिन्हें राय कहा जाता था, गवर्न करने के लिए इलाके या टेरिटरीज दे देते थे। ये एक तरह का मिलिट्री फ्यूडलिज्म था। तो इन अमर नायकों का काम क्या था? उनकी ड्यूटीज एकदम क्लियर थी। पहला, अपने इलाके में किसानों और ट्रेडर से टैक्स वसूलना। दूसरा, राजा के लिए एक फिक्स्ड आर्मी यूनिट जिसमें घोड़े और हाथी हों, मेंटेन करना। तीसरा, जो भी रेवेन्यू आता था उसका कुछ हिस्सा वो अपने खर्च और मंदिरों की देखभाल पर लगाते थे। और चौथा, जो भी पैसा और गिफ्ट्स बचते थे वो हर साल राजा को जाकर देते थे। तो सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था, फिर इस महान साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? चलिए अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जो इस शानदार एम्पायर के पतन की वजह बना। ये साल याद रखिएगा, 1565, 1565। ये वो साल था जिसने सब कुछ बदल दिया। ये साल था तालीकोटा की लड़ाई का। इसे राक्षसी तंगड़ी की लड़ाई भी कहते हैं। तो इस लड़ाई में कौन किसके खिलाफ था? एक तरफ थी विजयनगर की सेना, जिसे लीड कर रहे थे राम राय, और दूसरी तरफ एक बहुत पावरफुल गठबंधन था। इसमें बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, तीनों सल्तनतें एक साथ मिलकर लड़ रही थीं। और नतीजा, विजयनगर की बहुत बुरी तरह से हार हुई। और लड़ाई के बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। जीतने वाली सेनाओं ने उस खूबसूरत शहर विजयनगर को महीनों तक लूटा, तहस नहस कर दिया और आग लगा दी। वो शहर जो कभी दुनिया के सबसे शानदार शहरों में गिना जाता था, वो धीरे धीरे वीरान होता गया और बस एक खंडर बन के रह गया। तो ये थी विजयनगर की कहानी। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं और उन की पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे बोर्ड एग्जाम में एक बहुत कॉमन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है। सवाल कुछ ऐसा हो सकता है, विजयनगर साम्राज्य की अमरनायक प्रणाली और उसके जल प्रबंधन की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए। तो इस पूरे चैप्टर से 3 बातें तो बिल्कुल नहीं भूलनी है। नंबर 1, उनकी यूनिक फोर्टिफिकेशन, वो 7 लेयर वाली किलेबंदी जिसमें खेत भी शामिल थे। नंबर 2, अमरनायक सिस्टम जो इक्ता सिस्टम से इंस्पायर्ड था और एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री की बैकबोन था। और नंबर 3, साल 1565, तालीकोटा की लड़ाई जिसने इस महान साम्राज्य का अंत कर दिया। आज भी जब कोई हम्पी के खंडहरों को देखता है तो वो विजयनगर साम्राज्य की उस महानता और उसके अचानक हुए पतन की खामोश कहानी सुनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम इसकी विरासत से क्या सीख सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सिखाता है कि कैसे बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस बनती हैं और कैसे खत्म हो जाती हैं। CSC कैंपस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली बार।